हर पीर से जुमेरात अपने पसंदीदा शो लाइव विद आदिल शाहजेब को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाहजेब। बलूचिस्तान में पिछले एक माह से जारी सियासी बहरान जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा और अपनी जमात के मुनहरिफ अराकीन और अपोजिशन किसी सूरत भी जाम कमाल को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। जाम कमाल की तमाम यकीन दहानियां और मुलाकातें भी काम करते नहीं दिख रहे और उनके लिए अपनी बचाना इस वक्त तकरीबन नामुमकिन फिलहाल दिख रहा है। आज एक बार फिर उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जमा करा दी गई है और ये अदम एतमाद की तहरीक इसलिए संजीदा है क्योंकि अपनी ही उनके जो जमात है बाप पार्टी, उनके 14 नाराज अरकान ने उनके खिलाफ आज अदम एतमाद जमा करा दी है। लेकिन इस करारदाद ने एक बार फिर जाम कमाल के लिए सियासी मुस्तकबिल के उनका जो सियासी मुस्तकबिल है उसके गिर्द खतरे के बादल मंडलाते जो हैं जो मंडला रहे थे वो वाज़ेह कर दिए हैं। सूबे के मौजूदा जो सियासी बुरान है सूबे का, उसके 3 फरीकैन हैं नाज़रीन। अपोजिशन जमातें जिनके नंबर्स जो हैं तकरीबन 23 अरकान हैं, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के मुनहरिफ और BNP अवामी के अरकान की तादाद 16 है, जबकि वज़ीर आला जाम कमाल के हिमायती जो अरकान है उनकी तादाद 24 है। हालिया सियासी हलचल का आगाज तो 14 सितंबर को हुआ जब अपोजिशन जमातों के 16 अरकान ने जाम कमाल के खिलाफ अदम एतमाद जमा कराई, जिसे गवर्नर बलूचिस्तान ने एतराज लगाकर वापस कर दिया। ताहाल वो जमा नहीं हो सकी। लेकिन दूसरी जानिब इस सूरत हाल को संभालने के लिए सादिक संजरानी, चेयरमैन सेनेट जिनका खुद ताल्लुक भी बलूचिस्तान से है, वो 2 बार वहां चले गए लेकिन उनकी कोशिशें भी कामयाब नहीं हो सकी हैं। गो कि खुद जाम कमाल और उनके तर्जुमान लियाकत शिवानी बार बार किसी सियासी बहरान के होने के तासुर को रद्द कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद 2 अक्टूबर को भी ये खबर फैल गई थी कि जाम कमाल मुस्ताफी होने जा रहे हैं। बाद में उन्होंने एक ट्वीट करके इसकी तरदीद की, जिसके बाद हुक्मरान इत्तेहाद के नाराज अरकान ने जाम कमाल को मुस्ताफी होने के लिए गुज़श्ता बुध यानी 6 अक्टूबर तक की डेडलाइन दी, लेकिन जाम कमाल ने इस्तीफा नहीं दिया। जिसके बाद उनकी अपनी काबीना के 3 वजीर, जिसमें वजीर खजाना ज़हूर बुलैदी, वजीर खुराक अब्दुर्रहमान कैतरान और असद बलोच जो कि समाजी बहबूद के वजीर हैं, उनके अलावा 4 मुशीरों ने भी एहतजाजन इस्तीफा दिया। और अब उनकी अपनी जमात के मुनहरिफ अरकान ने एक कदम आगे बढ़कर जाम कमाल के खिलाफ आज एक नई अदम एतमाद की तहरीक जमा करा दी है। इस मामले की नजाकत का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि जाम कमाल ने अपोजिशन जमात JUIF के रहनुमा गफूर हैदरी तक से मुलाकात की, लेकिन गुज़श्ता रोज मौलाना फजलुर रहमान ने भी जाम कमाल की हिमायत की बजाय उनके खिलाफ अदम एतमाद की हिमायत का इशारा दे दिया था। और अब ये बात खुलकर वाज़ेह हो चुकी है कि अपोजिशन जमातें माइनस जाम कमाल के अलावा किसी चीज पर राजी नहीं है। क्या अपोजिशन और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के मुनहरिफ अरकान इस कोशिश में कामयाब होंगे और जाम कमाल के लिए सियासी बुरान से नबरदाजमा होना इतना मुश्किल क्यों नजर आ रहा है? और सबसे अहम बात यह है कि अगर आपके अपने तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा अरकान आपके खिलाफ हो चुके हैं, सूबाई वज़रा मुस्ताफी होना शुरू हो चुके हैं, अपोजिशन की जो कि 23 तादाद है, काफी मजबूत अपोजिशन है, तो ऐसे में क्या वक्त आ चुका है कि जाम कमाल खुद वो बलूचिस्तान असम्बली से एतमाद का वोट ले लें? क्योंकि अगर नंबर गेम को देखा जाए तो ये नजर आ रहा है कि जाम कमाल अक्सरियत खो चुके हैं। इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान, खुद वज़ीर आला जाम कमाल के तर्जुमान लियाकत शिवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पहले तो ये बताइएगा कि अब खुद बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अरकान असम्बली ने जाम साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी है, अपोजिशन के अरकान भी काफी ज्यादा है वहां पर, तो क्या अब बेहतर नहीं है कि जाम साहब जो हैं वो खुद एतमाद का वोट ले लें? क्योंकि 2 महीने से ये सारी गेम जारी है। तो आपके बड़े अहम वज़रान ने मुशीरान ने इस्तीफा किया है, 3 वज़ीर 4 मुशीरान है, तो इट्स अबाउट टाइम के जाम कमाल साहब असम्बली जाएं और कहें कि नहीं जी बहुत हो गया है, मैं एतमाद का वोट लूंगा और अक्सरियत मेरे पास है। जी, अक्सरियत जो है जाम साहब के साथ है और वो इस बात पे मुतमईन है। और चूंकि एतमाद का वोट जो है वो गवर्नर साहब का डिस्क्रेशन है ऑन द ऑफ चीफ मिनिस्टर, एतमाद का वोट लेने के लिए वो असम्बली को रिक्वायर करती है, तो गवर्नर साहब भी उस तरफ नहीं गए चूंकि हम मुतमईन है कि हमारे पास अक्सरियत है। लेकिन आज थोड़ी उसमें एक नई डेवलपमेंट सामने आ गई जिसका हम बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं कर रहे थे कि हमारे दोस्त इस एक्सट्रीम तक जाएंगे और अपने ही जमात के CM के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाएंगे। तो दोस्त आज तो गए हैं
उन्होंने तहरीक अदम एतमाद जमा करा दिया है और सिग्नेचर जो है वो 14 लोगों के हैं, लेकिन जो वहां पे मौजूद थे वो कम थे। एनी हाउ हम तो जब से हमारे दोस्त उनकी ग्रीवेंसेस और रिजर्वेशन सामने आए हैं मुसलसल उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं और अब भी सरे दस्त हमारी कोशिश रहेगी कि अपने दोस्तों को जो नाराज हैं उनको मनाने में कामयाब हो जाएं। जो वो मान जाते हैं तो फिर ये करारदाद वो वापस ले लेंगे। ठीक है, तो शिवानी साहब देखिए 14 लोग ये हैं, 23 ओपोजिशन के हैं, तो ये तो तकरीबन कहानी फिर खत्म हो चुकी है। और अब तो गवर्नर साहब को भी चाहिए और खुद जाम कमाल साहब को भी चाहिए कि मनाने ना मनाने का काम तो असेंबली से बाहर हो सकता है, लेकिन इट्स अबाउट टाइम कि वो असेंबली के अंदर से एतमाद का वोट लेकर ये साबित कर दें कि अक्सरियत उनके पास है। अगर वो एतमाद का वोट ले लेते हैं तो उन्हें किसी को मनाने की भी जरूरत नहीं होगी, और अगर नहीं लेते तो फिर शायद इट्स अबाउट टाइम कि वो रिजाइन कर दें। देखिए दोनों सूरतें जो है अब चेंज हो गई है ना सूरत यार। एक तो सीएम साहब ने कहा जब तक मेरे साथ कोalition पार्टनर्स बलूचिस्तान आवामी पार्टी की अक्सरियत है मैं रिजाइन नहीं करता, और जमहूरियत में अकलियत जो है अक्सरियत को डिक्टेट नहीं कर सकती। आज भी जो दो सामने आए हैं 14 हैं और जो कोalition गवर्नमेंट है वो 41 अराकीन पे मुश्तमिल है, जिसका मतलब है 27 अराकीन अभी भी जाम साहब के साथ है और वही 27 अराकीन जो है वो जाम साहब को उन्होंने रोके रखा है। जाहिर है आज खुद वो कोई फैसला नहीं करेंगे, जो भी फैसला करेंगे जो दोस्त उनके साथ है उनसे मिलकर करेंगे। तो अब भी अक्सरियत दोस्त जाम साहब के साथ हैं और इस वक्त जो हमारा फोकस है वो दोस्तों को मनाने पे है, क्योंकि एक प्रोसीजर है। आज उन्होंने करारदाद जमा किया है, एक हफ्ते बाद इस पे जो जो अराकीन जी के सिग्नेचर्स हैं वो आएंगे असेंबली में और फिजिकल वो अपनी मौजूदगी में जब ये करारदाद पेश करेंगे तो उसके भी 3-4 दिन बाद जाके जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो रेजोल्यूशन होगी उस पे वोटिंग होना है। तो 10-12 दिन का ये पूरा प्रोसेस है। अब चूंकि ये पहला फेज है एक हफ्ते का, इसमें कोई और बात करने से मैं अवॉइड करते हुए फोकस यही रखूंगा कि जो अपने दोस्त हैं हम उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं और मनाने में इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। लेकिन शिवानी साहब आखिर में जाते हुए कि ये तो 2-3 महीने से ये सिलसिला चल रहा है, लेकिन लग रहा है कि दोस्त बगैर मतलब मनाना तो वो छोड़े, मजीद रूठ रहे हैं। जो रूठे हुए हैं वो तो रूठे हुए हैं, मजीद लोग आपसे रूठ रहे हैं। तो ये क्या अब समझते हैं कि संजरानी साहब हो गए या जाम कमाल साहब हो गए, अब लग रहा ये है कि इट्स गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। इस्लामाबाद में बहुत बड़ी एक्टिविटी शुरू हो चुकी है और 14 लोगों का अपने सीएम के खिलाफ अदम एतमाद करना। और देखिए ये ना भूलें कि ओपोजिशन के अराकीन अलग से हैं, तो ओपोजिशन और आपके नाराज अराकीन अगर मिल जाते हैं तो फिर तो बात खत्म है जाम साहब के लिए। देखिए नंबर गेम जो है साबित करना, मेजॉरिटी साबित करना तहरीक अदम एतमाद पे, इसके लिए 12 दिन अब बाकी हैं। जब उस दिन मैदान लगेगा तो जिसके पास अक्सरियत है वो शो हो जाएगी। लेकिन अब चूंकि मैं वो एक आखिरी मरहला है जिस दिन वोटिंग होना है, अब उसमें वक्त है। अभी इस वक्त जो हमारे पास पहला एक वीक है जिसमें जिन हमारे दोस्तों ने सिग्नेचर जब अपने सबमिट कराए हैं रेजोल्यूशन के साथ वो पेश होंगे और उनके फिजिकल वहां पर प्रेजेंस के बाद ये करारदाद जो है ये नेक्स्ट फेज में वोटिंग के लिए जाएगी। तो अब हमारा फोकस इस मरहले पे ये है कि जिन दोस्तों ने सिग्नेचर किए हैं और वो वापस आ जाएं, उनको मनाने की कोशिश हो रही है। और जब मैदान लगेगा तो इंशाल्लाह आप देखेंगे उस पे भी जो है हम अपना अक्सरियत साबित कर लेंगे। जी, लियाकत शेवानी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, बलूचिस्तान की असेंबली की जो अपोजिशन है काफी मजबूत है, 23 उनकी अराकीन है, 16 बाप पार्टी के अराकीन है। क्या बाप पार्टी ने जो तरीके अदम एतमाद लेकर आए हैं, क्या अपोजिशन भी उसका साथ देगी? अगर वाकई ऐसा है तो 39 मेंबर्स का मतलब ये हुआ कि जाम कमाल साहब अक्सरियत खो चुके हैं, उन्हें मुस्ताफी होना चाहिए। लेकिन अपोजिशन क्या कह रही है? सना बलोच साहब हमें ज्वाइन करेंगे ब्रेक में। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले लियाकत शेवानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, जाम कमाल साहब के तर्जुमान है, बलूचिस्तान हुकूमत के भी तर्जुमान है। उनसे एक सवाल मैंने बार बार पूछा
کہ جی जाम साहब अब अगर मैथ्स को देखें, हिसाब किताब को देखें, तो बज़ाहिर लग रहा है कि वो एतमाद खो चुके हैं, तो क्यों नहीं वो या तो रिजाइन दें और या एतमाद का वोट अस खुद ले लें, और मॉरली भी उन्हें ऐसा करना चाहिए. कोई तसल्ली बख्श जवाब तो वो ना दे सके. लेकिन बलूचिस्तान की अपोजिशन इस वक्त क्या सोच रही है? सना बलोच साहब अपने आर्टिकल्स के लिए भी जाने जाते हैं, लेकिन बड़े मंझे हुए सियासतदान हैं बलूचिस्तान के, और बड़ी एक यूनिक टेक रखते हैं नेशनल इश्यूज पे भी. सना बलोच साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. पहले तो ये बताइएगा कि क्या आप जो बाप पार्टी की अदम एतमाद की तहरीक आई है उसका साथ देंगे, और इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें ओपोजिशन भी क्या जाम कमाल से मुतालबा कर रही है कि वो रिजाइन दे दें, या सिर्फ अपने लोग कर रहे हैं? आदिल भाई देखें, अपोजिशन ने गुज़श्ता 3 साल से जाम कमाल की गलत हुक्मरानी और उनकी जो रिजिड गवर्नेंस की वजह से हमने ये बता दिया था कि जाम कमाल साहब बलूचिस्तान को आगे नहीं बल्कि पीछे की तरफ ले जा रहे हैं. उन्होंने एक ट्रेंड शुरू किया था इमर्जिंग बलूचिस्तान का, और उसके जवाब में हमने सबमर्जिंग बलूचिस्तान का, और वो आज सारा डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स निकाल दें तो जाम साहब की 3 साल की गवर्नेंस में बलूचिस्तान वाकई सबमर्ज हुआ है. बलूचिस्तान पसमंदी की तरफ गया है, मायूसी और बेचैनी की तरफ गया है. दूसरी बात यह है कि ये जो वजीर आला होता है वो बड़ा ही कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है, पोजीशन है. आपने खुद बता दिया कि नंबर गेम्स होता है. जब इस वक्त नंबर गेम्स नहीं है तो ये मेरे ख्याल में बिल्कुल एक तिफलाना सोच होगा कि जबरदस्ती आप कुर्सी के साथ जमे रहे और आप किसी बुरान को तवानत दो. एक अच्छा स्टेटमेंटशिप वैसे होता भी इसी में है कि जब आप देख रहे हो कि मेरी वजह से कोई बुरान पैदा हो रहा है तो आप एकदम से साइड पे हो जाते हैं, नई लीडरशिप को मौका देते हैं कि वो आके टेकअप कर ले, चाहे वो उनके बाप पार्टी से हो या कोई और कोलिशन गवर्नमेंट यहाँ पर बन जाए. तो इस वक्त बलूचिस्तान को जाम कमाल ने 3 साल से भी बुरान में रखा, लेकिन बिलखुसूस 6 महीने और अब ये जो 1 महीना 1.5 महीना बलूचिस्तान खबरों की नजर आए, आप लोगों के प्रोग्राम्स की नजर आए, आप लोगों के ट्विटर का ट्रेंड बनता जा रहा है. वो जाम साहब की अपनी रिजिड सोच है. आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्लियरली नंबर गेम्स में वो उसको इस वक्त पता है कि मेरे पास नंबर तादाद पूरी नहीं है, फिर भी जमे हुए हैं, डटे हुए हैं. और अब बलूचिस्तान में लोगों में एक बहुत बड़ी जो एक ट्रेंड शुरू हो गया है कि जी जाम कमाल ने पैसों से गाड़ियां जो भर दी गई हैं और मेंबरान के घर ले जाया जा रहा है. बलूचिस्तान वैसे भी इन मामलात के हवाले से बहुत नेकनामी नहीं रखता था. तो हम ये समझते हैं कि जाम कमाल बलूचिस्तान के रवायात को, गवर्नेंस को, जो पॉलिटिकल कल्चर है उसको भी खराब करने का बायस बन रहा है. तो सना बलोच साहब ये बताएगा कि ये तो हमने डिफरेंट ऑप्शंस डिस्कस किए, लेकिन अगर ये एतमाद की जो तहरीक है अगर ये असेंबली के फ्लोर पर आ जाती है, 16 लोग बाप के और आपके 23 लोग जो हैं, आप उनका साथ देंगे, आप ये कह रहे हैं? आदिल भाई देखें, ये हमारे बयानिए की हम समझते हैं कि जो हमने एक मौक़िफ़ इख्तियार किया था 3 साल से जाम कमाल की रिजिड और बेड गवर्नेंस के हवाले से, अथॉरिटेरियन जो इनका स्टाइल है जिससे काफी नुकसान हुआ है. एक तो होता है कि सोशियो इकोनॉमिक लॉसेस, उसको तो आप छोड़ें, जो सोशो साइकोलॉजिकल बलूचिस्तान के अंदर डिप्रेशन बढ़ी है, वहां पर बलूचिस्तान में रियासती इदारों से, रियासत से और उसके डिलीवरी सिस्टम से जिस तरह लोगों का एतमाद उठा है, तो उसके खिलाफ जो हम 3 साल से बात कर रहे थे तो हमारी सबसे बड़ी कामयाबी. हम जरूर क्यों नहीं इनका साथ नहीं देंगे. अदम इत्माद की पहली तहरीक हम ले आए 3 से 4 जो सितंबर को हम ले आए, उस वक्त हमने जमा किया. उसके बाद ये सारी डेवलपमेंट्स होती गई. तो अभी जब ये तहरीक अदम इत्माद आया है, अव्वल तो जिस तरह आपने ट्वीट किया था 3-4 दिन पहले, बिल्कुल मैं ये समझ एग्जिट जो है जाम कमाल के लिए यही है कि वो बलूचिस्तान के अंदर उन्होंने 3 साल तक बलूचिस्तान के साथ जो करना था किया. ये कम से कम आखिरी दिनों में ये बुरान को तो मजीद इजाफा होने से बचाएं. ये एहसान तो बलूचिस्तान के ऊपर कर दें कि जी मुझे मेरे दोस्तों ने भी इनकार कर दिया मेरे साथ काम करने से, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि ये इनडिसेंट सिचुएशन असेंबली के अंदर आए ही ना. क्योंकि ये मेरे ख्याल में अब 16 से बढ़ जाएंगे, इनकी तादाद आज रात को 22 से 23 तक हो जाएगी जो नाराज अराकीन है. तो ये तादाद बढ़ती जा रही है. मुझे तो ये लगता है कि शायद हमारे पोजीशन की सपोर्ट की भी उनको जरूरत ना पड़े, ये खुद ही उसके खिलाफ अदम इत्माद में अक्सरियत में आ जाएंगे. तो इस वक्त जो उनके साथ डिसेंट हमारा एग्जिट बलूचिस्तान को फर्दर इंस्टेबिलिटी से या इस तरीके से इस बुरान से निकालने का वाहिद जरिया ये है कि जाम कमाल अब काबिल कबूल नहीं है बलूचिस्तान में किसी भी स्टेक होल्डर के लिए, चाहे उसके अपने दोस्त हैं, अपने साथी हैं, उसके इत्यादि हैं, अपोजिशन है, ब्यूरोक्रेसी है, जनरल पब्लिक है, मासेस हैं, एवरीबॉडी इज कुछ बजोर ताकत भी उसको पिटाना चाहेंगे 2 साल तक. यू वॉन्ट बी एबल टू स्टेबलाइज, वो खुद अपनी कुर्सी को स्टेबलाइज कर नहीं सकेगा. तो ये वो भी बड़ी ज्यादती होगी कि अगर कोई बाहर से कोई इस तरह का कोई फोर्स आके इसको ग्लू करने की कोशिश करेगा चीजों को. सो देयर इज अ वेरी, वो क्या कहते हैं कि ऑनरेबल वे फॉर जाम कमाल साहब आज रात डिसाइड कर लें कि वो रिजाइन कर देंगे ताकि कल इमीडिएटली जो है एक नया सिस्टम या नया सेटअप जो है वो आ जाए और वो बलूचिस्तान के को इस बुरान से निकालने की कोशिश करें.
सना बलोच साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, ये तकरीबन वाज़ेह हो चला है कि जाम कमाल साहब को या तो अब रिजाइन दे देना चाहिए, क्योंकि अगर मैच को देखा जाए तो वो वाज़ेह लग रहा है कि अक्सरियत खो चुके हैं। और सना बलोच साहब ने जिस तरह कहा कि 16 नहीं बल्कि आज बाप पार्टी के मुनहरिफ अराकीन की तादाद, वो दावा कर रहे हैं कि आज रात 22 से 23 भी हो सकती है, और 23 ऑलरेडी अपोजिशन के अराकीन है। तो जाम कमाल साहब को वो मुतालबा कर रहे हैं कि या तो वो रिजाइन दे दें और या एतमाद का वोट हासिल करें। वक्त चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद ओपोजिशन की सियासत पर गुफ्तगू करेंगे। शाहिद खाकान अबाई साहब और सीनियर साफी और तजज़ियाकार फाद हुसैन हमें ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। ओपोजिशन जमातें बिकी हुई हैं, मुनाफिक हैं, कभी जोर देती हैं, कभी चुप हो जाती हैं। इस जालिम हुकूमत के खिलाफ अगर कोई डट कर खड़ा है तो वो पीपल्स पार्टी है। ये तनकीदी नश्तर ओपोजिशन की एक बड़ी जमात पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने लगाए हैं, जिन्होंने गुज़श्ता रोज ओपोजिशन जमातों बिलखुसूस मौलाना साहब और नून लीग पर शदीद तनकीद की। बिलावल भुट्टो की इस तनकीद में वजन इसलिए भी दिखता है कि पीपल्स पार्टी के निकल जाने के बाद से जो पीटीएम बच गई है, वो हुकूमत के खिलाफ कोई ठोस और वाज़ेह हिकमत अमली सामने नहीं ला सकी है। ऐसे में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ना सिर्फ हुकूमत बल्कि पीपल्स पार्टी के लिए भी एक पंचिंग बैग बन चुकी है। हुकूमत भी और पीपल्स पार्टी भी पीडीएम पर ताक ताक कर निशाने लगा रहे हैं। शायद इसीलिए पीडीएम ने एक बार फिर मुतारिक होने के लिए पर तोल लिए हैं। गुज़श्ता हफ्ते सबसे पहले पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान और नून लीग के सदर शहबाज शरीफ की अहम मुलाकात हुई, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने एक बार फिर फौरी जो है शफाफ इलेक्शन कराने का मुतालबा किया। दिलचस्प बात यह है कि इन दोनों रहनुमाओं ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हालिया दिनों में सिविल मिलिट्री ताल्लुकात से मुतालिक होने वाली बातों का भी मानी खेज अंदाज में जिक्र किया और हुकूमत पर कौमी इदारे को बदनाम करने का इल्जाम भी लगाया। फौज जैसा इदारा जिसको हम हर वक्त ताकतवर और मुनज़्ज़म देखना चाहते हैं और इसको हम रियासत पाकिस्तान और इसकी दिफा की ज़रूरत समझते हैं, तो जो यूनिटी ऑफ द कमांड है माशाअल्लाह उसकी सलाहियतों का कि किस तरह हमारे मुल्क के उस इदारे को भी कि शायद मोदी हमें इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता था जितना इमरान खान ने पाकिस्तान के इस अजीम और मुनज़्ज़म इदारे को नुकसान पहुंचाया। ऐसा कौमी इदारा जो कि पाकिस्तान के दफा का जिम्मेदार है और उसकी जो कुर्बानियाँ हैं वो तारीख उसकी शाहिद है। मोदी इस इदारे के वकार को नुकसान पहुँचाने के लिए वो काम नहीं कर सका जो कि इमरान खान नियाजी जो दिन रात यूटर्न मारते हैं, उन्होंने जिस तरीके इन नाजुक मामलात को हैंडल किया है वो इंतहाई काबिल अफसोस है। ये मामला क्या है, इस पर अगले सेगमेंट में फाद हुसैन से तफसीली गुफ्तगू करेंगे। फिलहाल कुछ इतलात के मुताबिक शहबाज शरीफ ने इस मुलाकात में मौलाना फजल रहमान को पीपल्स पार्टी के साथ भी मरासिम में बेहतरी लाने का मशवरा दिया और पार्लियामान में पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर चलने पर जोर भी दिया। आज भी पीडीएम का अहम इजलास मुतवक्के था, लेकिन नून लीग लाहौर के सदर परवेज मलिक के इंतकाल के बाद ये इजलास 16 अक्टूबर तक मुलतवी कर दिया गया है। कुछ इतलात के मुताबिक पीडीएम एक बार फिर लॉन्ग मार्च करने की भी तैयारियां कर सकती है। क्या वाकई ऐसा है? क्या मुस्तकबिल में पीपल्स पार्टी के लिए भी कोई रास्ता बनाया जाएगा? तफसीली गुफ्तगू करेंगे। नून लीग के सीनियर नायब सदर और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद है। शाहिद खाकान भाई साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये बताइएगा कि पिछले 4-5 दिनों से एक दफा फिर मतलब शहबाज शरीफ साहब गए, मौलाना साहब से मिले, पीडीएम की एक्टिविटीज जो है वो नजर आना शुरू हो चुकी हैं काफी, और कुछ इतलात ये भी है कि शायद कुछ लॉन्ग मार्च करने की भी प्लानिंग वगैरह हो रही है। आज जो आपका इजलास होना था वो तो ऑब्वियसली नहीं हो सका, लेकिन अगला लाए अमल अब पाकिस्तान की ओपोजिशन जमातों खुसूसन पीडीएम का क्या हो सकता है और क्या उसमें आप पीपल्स पार्टी को भी ऑन बोर्ड लेना चाहेंगे? देखिए, पीडीएम जो है वो एक तहरीक है, वो अपना काम कर रही है। हम पब्लिक मोबिलाइजेशन भी कर रहे हैं, जलसे भी कर रहे हैं, और भी एक्टिविटीज हमारी जो पहले थी उनको इंशाल्लाह हम रीइनविगरेट कर रहे हैं। जहां तक अपोजिशन है वो पार्लिमानी अपोजिशन जगह पे है, उसमें पीपल्स पार्टी भी है, एएनपी भी है, दीगर जमातें भी हैं, तो उनके साथ भी मिलकर हम पार्लियामेंट के अंदर काम करते हैं और पार्लियामेंट से बाहर भी जो इश्यूज हैं उस पर काम करते हैं। लेकिन पीडीएम जो तहरीक है उसका वाहिद मकसद जो है वो मुल्क के निज़ाम को, वही बात करती है पीडीएम कि मुल्क के निज़ाम को आइन के मुताबिक किया जाए, यही पाकिस्तान के मसाइल का हल है, हम उस पर काम कर रहे हैं। ठीक, तो भाई साहब अभी जो सिचुएशन बन चुकी है उसमें
क्या असर नो कुछ आप ऐसा करेंगे कि कुछ थोड़ा गवर्नमेंट पे प्रेशर बढ़ाएं कि जी अब इकोनॉमी जिस तरह से गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस हमें नजर आ रही है, नंबर्स भी कुछ ज्यादा अच्छे नहीं आ रहे, तो लॉन्ग मार्च टाइप कुछ ऐसी एक्टिविटी, जलसे जुलूस, उसका कोई इरादा आप लोगों का है, या आप समझते हैं कि हुकूमत जो है वो अपने बोझ से खुद गिरेगी? नहीं, बोझ से तो हुकूमत गिर चुकी है, नुकसान तो मुल्क का हो चुका है, अवाम का हो चुका है, वो बात अपनी जगह पर है। लेकिन हमने तो बेहतरी की बात करनी है, हमने मुल्क के मसाइल की बात करनी है। ये सब चीजें मुशावरत से होती हैं। आज भी मुशावरत थी, सरबराही इजलास था, लेकिन उसको एक हफ्ते के लिए मुलतवी करना पड़ा, क्योंकि मलिक परवेज साहब फौत हो गए थे, तो सबने मुनासिब समझा कि इसको एक हफ्ता पोस्टपोन कर दें। इसके अलावा भी सैटरडे को फैसलाबाद में जलसा भी है, उसके 2 हफ्ते बाद डीजी खान में जलसा है। तो ये मामला तो जगह पे चल रहे हैं। अब मजीद देखना है कि क्या हमने लॉन्ग मार्च करना है, क्या कोई और तरीका है जिससे पब्लिक मोबिलाइजेशन हो सके, जिससे ये बात अवाम के सामने रखी जा सके। उनके मसाइल का हल सिर्फ इस बात में है कि मुल्क का निज़ाम आइन के मुताबिक किया जाए। ठीक। अच्छा भाई साहब, एक ये भी पार्टी लाइन आपकी रही है कि जी मौजूदा असम्बलियों में अब अदम एतमाद करवा के और पीएमएलएन की किसी सूरत में पंजाब में कौमी असम्बली में इक़्तिदार में आना जो है वो एक्सेप्टेबल आपको नहीं है। असर नो इंतखाबात अभी भी क्या आपको कुछ होता हुआ नजर आ रहा है नेक्स्ट ईयर 3 to 6 months डाउन द लाइन, या आप समझते हैं कि अभी टाइम पर ही हो तो वो ज्यादा बेहतर है? क्योंकि देखिए, अगर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को पहले फारिग कर दिया जाता है अदम एतमाद के जरिए या किसी भी तरह, तो वो एक सियासी शहीद भी बन जाएंगे कि देखें ना जी, मुझे काम नहीं करने दिया गया, 5 साल पूरे नहीं करने दिए गए। तो क्या आप समझते हैं कि 5 साल उनको पूरे करने चाहिए, उसके बाद इलेक्शन हो और फिर देखेंगे? देखिए, इस हुकूमत का हर लम्हा मुल्क पे भारी है। जो तबाही इन्होंने 3 साल में की है, उसकी कोई मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं है। तो अब तो मुल्क की आज जरूरत है, मेरी जरूरत नहीं है, किसी और सियासी जमात की नहीं है, ये मुल्क की जरूरत है कि फौरी तौर पर मुल्क में शिफाफ इलेक्शन करवाए जाए। आज यही पाकिस्तान के मसाइल का हल है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जितना आप देर करेंगे इतना मुल्क का नुकसान होगा। जहां तक अदम एतमाद है, मैं हमेशा कहता हूं कि क्योंकि हमारा मुल्क आइन के मुताबिक नहीं चल रहा, तो अदम एतमाद जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर मुमकिन नहीं होता, इसलिए हम उस खेल में नहीं पड़ना चाहते। ठीक। लेकिन आप जब भाई साहब कहते हैं आइन के तहत नहीं चल रहा, तो आइन के तहत कैसे नहीं चल रहा? मतलब एक असम्बलियां हैं, प्राइम मिनिस्टर है, मुंतखब है, काबीना है, और कोई मुदाखलत नहीं कर रहा, तो हम कैसे कह सकते हैं कि आइन के तहत नहीं चल रहा? पार्लियामान की हालत आप देख लें, अवाम के मसाइल की कोई बात नहीं हो सकती। मुल्क का वज़ीर आज़म जो है वो खुल्लम खुल्ला हर कानून की नफी करता है, आइन की नफी करता है। मुल्क के अंदर एहतसाब का निज़ाम आप देख लें, उसकी क्या हालत है। उस निज़ाम ने मुल्क को मफलूज कर दिया है। मुल्क के अंदर अदालतों की हालत देख लें, क्या आज वो आज़ाद है। मीडिया को देख लें, क्या मीडिया आज़ाद है। तो हर तरीके, जिस तरह से भी आप देखें मुल्क के हालात को, तो आपको एक गैर जमहूरी मुल्क नजर आता है, एक मुल्क नजर आता है जो आइन के मुताबिक नहीं चल रहा। और इसीलिए आज पाकिस्तान भी मुश्किल में है, इसके अवाम भी मुश्किल में है। लेकिन भाई साहब, फिर उसी तरह अगर हम देखें तो जो ओपोजिशन है, और उसने भी कोई वो हकीकी एक ओपोजिशन का किरदार ऐसे नहीं अदा किया कि आज मुल्क की आवाम का मसला है महंगाई, इन्फ्लेशन, आवाम पिस रहे हैं, रुल रहे हैं, लेकिन ओपोजिशन आपको कोई नजर नहीं आ रही। 2-3 महीने बाद एक जलसा हो जाता है, कहीं पे कोई मुजाहरा महंगाई के खिलाफ, कहीं और कोई काउंटर स्ट्रेटेजी। अगर इकोनॉमी इनसे नहीं चल रही तो जी आपके पास क्या प्लान है? कोई असल इश्यूज पर अवाम पे के तो ओपोजिशन भी बात नहीं कर रही। ओपोजिशन कहां पर बात करेगी? पार्लियामान तो बंद है। मीडिया के अंदर जो हालात है आपको पता है, हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करते हैं, टॉक शोज में भी जाते हैं, जलसे भी करते हैं। अब अगर डेमोन्स्ट्रेशन की जरूरत, डेमोन्स्ट्रेशन भी हो जाएंगे। लेकिन बात तो ये है ना कि आप अगर एक जमहूरी निजाम के अंदर हो, आज एक गैर जमहूरी निजाम है। आज एक मुल्क का वज़ीर आज़म है जो आइन को ना समझता है, ना जानना चाहता है, जो ना कानून की परवाह करता है, जिसको ना जमहूरी कदरों की परवाह है। तो जमहूरियत मुल्क में है नहीं। तो हम तो अपनी पूरी कोशिश, ऑपोजिशन कर रही है कि हम ये समझते हैं और ये हकीकत है कि मुल्क का निज़ाम अगर आइन के मुताबिक नहीं होगा, मुल्क में जमहूरियत नहीं होगी, तो हम नहीं आगे चल सकते।
اس بات یہ صرف ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہر شخص کی، ہر پاکستانی کی ذمہ داری ہے، اور جو ارباب اقتدار اس ملک میں ہیں یہ سب کی ذمہ داری ہے۔ سب کو نظر آنا چاہیے کہ آج ہمارا ملک ہر پیمانے پر زوال پذیر ہے، ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اب بھائی صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک پوائنٹ آف ویو یہ بھی ہے، یہ سینئر جرنلسٹ اینالسٹ بھی ہوں یا پولیٹیشینز، خود آپ کے اپنی پارٹی کے بڑے سینئر لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اب وقت آ چکا ہے کہ نون لیگ کے اندر جو مقصد ایک تھا لیکن دو مختلف نظریے تھے یا لائے عمل اسے کہہ دیں، وہ بڑا ابھر کے سامنے آ رہا تھا۔ اب اگر اس کو یکجا نہ کیا گیا تو اس کے بعد وہ پارٹی کے لیے اور اپوزیشن کے لیے سب کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ اب سچویشن سیاسی ایسی بن چکی ہے کہ یک آواز ہو کے آپ کی پارٹی کو آنا پڑے گا، ورنہ پارٹی نقصان اٹھائے گی، چاہے وہ شہباز شریف صاحب کا لائے عمل یا نظریہ ہو یا مریم نواز صاحبہ کا ہو، لیکن ایک ہی بات اور یہ ریفلیکٹ ہونا بند ہو جائے کہ جی یہ پارٹی ایک ہے لیکن دو مختلف بیانیے ہیں اس کے، تو کیا سچویشن ہے ابھی اس وقت؟ دیکھیے، دو بیانیے نہیں ہیں، ہم تو ٹی وی پر دیکھتے ہیں کہ دو بیانیے ہیں، میں نے کبھی کم از کم محسوس نہیں کیا کہ پارٹی میں دو بیانیے ہیں۔ بیان کرنے کا طریقہ ہر ایک اپنا ہے، آپ کس طرح بیان کرتے ہیں، کس طرح اس کا اظہار کرتے ہیں، ٹی وی پر کیا کہتے ہیں، ہر شخص اپنے طریقے سے بات کرتا ہے، کیا سوال ہوتا ہے اس کا جواب کیسے دیا جاتا ہے۔ بیانیہ آئین کا بیانیہ ہے، کوئی اس کی نفی کر دے۔ کوئی شخص اگر پارٹی میں یہ کہتا ہو کہ ملک میں الیکشن چوری ہونے چاہیے، مجھے بتا دیں، کوئی شخص کہتا ہو کہ ملک آئین کے مطابق نہ چلے، ادارے آئینی حدود میں نہ رہیں، یہ بڑی بنیادی باتیں ہیں، کوئی انوکھی بات نہیں ہے اس کے اندر۔ ملک کے مسائل کا کوئی انوکھا حل نہیں ہے، بڑا واضح اور سیدھا حل ہے، اور وہ آئین ہے۔ یہی بات ہر پی ایم ایل این کا آدمی بھی کرتا ہے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ناظرین، وقت چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد ریڈ زون میں اور کچھ کیا ہو رہا ہے، سیاست اگلے 3 سے 6 ماہ میں کہاں جا سکتی ہے، سینئر صحافی اور تجزیہ کار فہد حسین صاحب ہمیں جوائن کریں گے ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ریڈ زون میں کیا ہو رہا ہے، سیاسی ہلچل کچھ ہمیں نظر آ رہی ہے، پی ڈی ایم کا اجلاس بھی ہونے والا ہے، عمران خان کی پرفارمنس کی بات ہو رہی ہے کہ جی وہ پرفارمنس اس طرح سے نظر نہیں آ رہی۔ کچھ ہمیں 2-3 مہینے پہلے تک ایسا لگ رہا تھا، محسوس ہونے لگا تھا کہ شاید تحریک انصاف کا اچھا آنے والا جو وقت ہے، اچھی چیزیں ہو رہی ہیں، آپٹکس کچھ ایسی بن گئی تھی، خصوصاً شوکت ترین صاحب جب سے فائنانس منسٹر بنے تھے اس کے بعد کی جی گروتھ جو ہے وہ بھی 4% سے اوپر ہو گئی ہے۔ اس وقت کیا سچویشن ہے، بات کریں گے سینئر صحافی اور تجزیہ کار اور ریڈ زون کے باخبر ترین صحافیوں میں سے ایک فہد حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فہد صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ اس وقت تحریک انصاف، کیا آپ کو، ہمیں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جی اگلے یہ جو 3 سے 6 مہینے میں اس میں ایک بمپی رائڈ ہے تحریک انصاف کے لیے، خصوصاً پرائم منسٹر عمران خان کے لیے، اپوزیشن تھوڑی سی اور مضبوط ہوگی اور اپنی جو پرفارمنس یہ ابھی تک نہیں دکھا پائے، وہ چونکہ اب آہستہ آہستہ ان کا ٹینیور کم ہو رہا ہے تو وہ دباؤ بھی ان پر بڑھتا جائے گا۔ تو اگلے 3 سے 6 ماہ آپ کو کیسے نظر آ رہے ہیں فاصل؟ شکریہ عادل۔ دیکھیے، صورتحال کچھ ایسی ہے کہ آج سے اگر 3 مہینے پہلے آپ میرے سے سوال کرتے تو شاید میرا جواب یہ ہوتا کہ اس وقت عمران خان صاحب کی اور ان کی حکومت کی صورتحال جو ہے وہ نہایت ہی خوشگوار ہے، مستحکم ہے، اور ان کو اپنا یہ ٹرم پورا کرنے میں کوئی مشکلات کا سامنا نہیں ہے، بلکہ بات یہ بھی ہو رہی ہے کہ اب تو اگلا ٹرم بھی جو ہے وہ ان کی ریچ میں ہے۔ لیکن عجیب صورتحال ہے ہماری عادل آپ سیاست کی، کہ ایک مہینہ کچھ اور دوسرے مہینے کچھ، اور اگر آپ کی نون لیگ والوں سے پوچھیں تو وہ ضرور آپ کی اور میری ہاں میں ہاں ملائیں گے، کیونکہ 2016 میں وہ بھی یہ 10 سال کے سہانے خواب دیکھ رہے تھے، اور اس کے بعد ایک دم پینما کی شکل میں ایک ڈیولپمنٹ ہوئی اور پھر وہ تمام کا تمام کایا جو ہے وہ پلٹ گئی۔ تو اب اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ جو ہے اس کو کچھ حد تک، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ خطرہ ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ جتنا استحکام جو ہے وہ نظر آ رہا تھا وہ اتنا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ جو چیلنجز کی لسٹ ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، یعنی وہ ڈومیسٹک بھی ہیں، وہ ریجنل بھی ہیں، اور وہ اقتصادی بھی ہیں۔ تو یہ ان کو سب کو اگر ملا کے دیکھیں تو لگتا یوں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اگلے 3 سے 6 مہینے جس طرح کہ آپ نے کہا وہ مشکل ہوں گے، کٹھن ہوں گے۔ اچھا، ایسے میں فاصل صاحب آپ کو پی ایم ایل این کتنا نظر آ رہی ہے کہ وہ ایک جو ونڈو آف اپورچونٹی، جس طرح آپ نے کہا کہ مشکلات پی ٹی آئی کے لیے بڑھیں گی 3 سے 6 ماہ، آپ کو لگ رہا ہے اس سے پی ایم ایل این کتنا فائدہ اٹھا سکتی ہے؟ کیا
عوام کی نظروں میں اور مقتدر حلقوں کی نظروں میں بھی جو پی ایم ایل این ہے وہ ایک متبادل کے طور پر سامنے آ سکتی ہے، کیونکہ پی ایم ایل این کا پچھلے جو 3 سالوں میں جو پرفارمنس رہی ہے بطور اپوزیشن جماعت وہ کوئی زیادہ اچھی نہیں رہی ہے. لیکن کیا اپنے لیے جگہ بنا پائیں گے تحریک انصاف؟ اگر کچھ سپیس لوز کرتی ہے وہ سپیس پی ایم ایل این گین کر سکتی ہے. دیکھیے عادل، آج میرے خیال میں پی ایم ایل این کی رینک اینڈ فائل میں یہی سوال جو ہے وہ ایک دوسرے سے پوچھتے پھر رہے ہیں کہ کیا ہمارا کچھ چانس آ رہا ہے، کیا ہمارے لیے کوئی اوپننگ نکل رہی ہے، کچھ سپیس کھل رہی ہے. اس کا جواب شاید ان کے پاس بھی نہیں ہے. لیکن پی ایم ایل این میں میرے خیال میں یہ جو ایک طریقے سے یہ احساس جو ہے وہ بڑی تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے کہ اگر ایک اپرچونٹی ان کے سامنے آتی ہے اور اس کا انہوں نے فائدہ نہ اٹھایا تو پھر وہ اپنے علاوہ کسی اور پہ جو ہے وہ یہ بلیم نہیں ڈال سکتے. معاملہ کچھ یوں ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز میں 2 بیانیوں کی جو ایک لمبی دکھ بھری داستان ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. لیکن اب کیونکہ کچھ معاملات ایسے ہوئے ہیں جس سے پی ایم ایل این یہ سمجھتی ہے کہ شاید جو ہے ہمارے لیے کچھ سپیس بن جائے اور ہمیں جو ایک بالکل ان ایکسیپٹیبل پارٹی کے طور پر دیکھا جا رہا تھا شاید ہماری ایکسیپٹیبلٹی میں کچھ اضافہ ہو جائے. چنانچہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک اپرچونٹی آ رہی ہے. اب مسئلہ عادل یہ ہے کہ اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھانے کے لیے پی ایم ایل این کو پہلے یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم نے 2 مختلف بیانیوں کی دوڑنی بلکہ ایک بیانیے میں آنا ہے، تاکہ اگر انہوں نے وہ سپیس جو شاید ان کے خیال میں کھل رہی ہے اس کو آکیوپائی کرنا ہے تو پھر انہیں ایک زبان سے بولنا پڑے گا. اور ابھی تک وہ ایک زبان سے نہیں بول رہے، 2 زبانوں سے بول رہے ہیں. آنے والے چند دنوں میں اگر ہمیں نظر آیا کہ وہ 2 زبانیں جو ہیں وہ مل کر ایک زبان ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ایم ایل این نے اپنا واقعی میں کچھ پلان بنا لیا ہے کہ اس ابھرتی ہوئی صورتحال کا فائدہ کیسے اٹھایا جائے. اچھا فہد صاحب، اگر پی ایم ایل این کی یہ 2 زبانیں 2 ہی رہتی ہیں اور دوسری جانب جو ہے پی ٹی آئی پرفارم نہیں کر پاتی، بمپی رائٹ ہے، عمران خان سپیس لوز کرتے ہیں، ایسے میں کیا پیپلز پارٹی جو ہے اس گیپ کو کسی حد تک فل کر سکتی ہے؟ اور صرف پیپلز پارٹی نہیں، باقی ان کے ساتھ اگر پی ایم ایل این کیو ہے، جہانگیر ترین صاحب ہیں، مطلب کوشچن بڑا ایک سٹریٹ آپ کے سامنے کہ اگر پی ایم ایل این یہ سپیس گین کرنے میں ناکام رہتی ہے اور اپنے ان کے مسائل اتنے ہیں یا ان کی جو ایکسیپٹیبلٹی ابھی تک نہیں ہے، اگر وہ ایک سینس بھی برقرار رہتی ہے، ایسے میں کیا متبادل جو ایک اپوزیشن ہے اور کچھ اتحادی جماعتیں مل کے وہ یہ سپیس گین کر سکتی ہیں اور جتنا الیکشن کے قریب ہم آگے جائیں گے تو پیپلز پارٹی کو ہم پھلتے پھولتے دیکھ سکتے ہیں؟ میرے خیال میں جس فریم آف ریفرنس سے آپ بات کر رہے ہیں وہ بالکل ایک انڈر پلے ہو سکتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو شاید ممکنہ طور پر جو مختلف سیاسی لیڈر یہ غلطی کر رہے ہیں جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. پی ایم ایل این میں بھی لوگ ایک زمانے میں یہ کہتے تھے کہ ہم ہی واحد آپشن ہیں، اور اب پی ٹی آئی کے لوگ بھی یہی کہتے سنے جاتے ہیں کہ جناب ہم اچھے ہوں برے ہوں ہمارے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. لیکن اگر آپ ماضی میں دیکھیں جو ہمارا سیاسی ٹریک ریکارڈ ہے عادل، تو آپشن جب نہیں ہوتا تو آپشن بنا دیا جاتا ہے، آپشن بن جاتے ہیں. اس لیے اگر ہم اس طرح کی جوڑ توڑ کی بات کریں جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، تو میں اس میں صرف اتنا کہوں گا کہ دیکھیے اگر ایک آپشن جو ہے وہ جب کلوز ہوتا ہے یا مدھم ہوتا ہے تو اس کے اندر سے بہت سارے آپشن بی سی ڈی اور ای بھی نکل آتے ہیں. تو یہ پاکستان میں یہ جوڑ توڑ کوئی مشکل نہیں ہے، ہونا نہیں چاہیے. اگر ہماری پولیٹیکل پارٹی اتنی مستحکم ہو تو ایسا نہ ہو، لیکن ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف جب بنی ہے، اقتدار میں آئی ہے، تو وہ بھی تو جوڑ توڑ سے آئی تھی نا. اس میں ٹانکے لگے تھے تو آئی تھی، ایک آرگینک طریقے سے تو نہیں آئی تھی. تو جب وہ ٹانکا لگتا ہے تو وہ ٹانکا جو ہے وہ ادھڑ بھی سکتا ہے. تو یہ کسی ٹائم بھی ہو سکتا ہے. دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ یہ جو بڑی جماعتیں ہیں پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی، کیا یہ جو ہے یہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ پائیں گی یا پھر وہی غلطیاں کریں گی جو ماضی میں ہوتی ہے. فہد حسین صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. بڑی اہم گفتگو فہد حسین صاحب نے کی. ناظرین، آج کے پروگرام پر آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب. مجھے میری ٹیم سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.